हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज, कल हमने यहाँ तक टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया था, दैट इज हमने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू थी वो फाइंड कर ली थी कल। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा कि जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आई थी, दैट इज एनर्जी की वैल्यू आई थी U इज इक्वल टू 3/2 N बाय बीटा। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, आपको बता दिया था कि कौन सा आपने फॉर्मूला यूज करना है, 0 to इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस अल्फा x स्क्वेयर dx दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1/2 डिवाइड बाय अल्फा रेज टू n+1/2 और साथ में मेरे पास यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा किस टाइप से यहाँ तक आप वैल्यू U इज इक्वल टू 3/2 N बाई बीटा वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास कि अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी तक बीटा नहीं आया, अभी तक जस्ट एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड किया है। और दूसरा मैं थोड़ा सा और रिमाइंड करवा दूं कि जब आपने अल्फा निकालना था आपने टोटल एन निकाला था। कैसे निकाला था, 0 to इनफाइनाइट करके NP/DP फॉर्मूला लगा के आपने टोटल वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और अगर आपने बीटा फाइंड करना है एंड देन आप क्या करोगे, अगर बीटा फाइंड करना है उस टाइम पे आपको एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, 0 to इनफाइनाइट आपने टोटल क्या फाइंड करनी है, U जो है आपने वो फाइंड करनी है। और वो यहाँ पे स्मॉल u आएगा और साथ में मेरे पास NP/DP आएगा। आई थिंक सो कि सभी को थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। तो अब इसको सोल्व करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो ये थी, दैट इज U इज इक्वल टू 3/2 N बाय बीटा। दैट इज द वैल्यू दैट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग टोटल एनर्जी। जो इक्वेशन थी वो सॉल्व करने के बाद ये आएगी। अच्छा अब मेरे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्या है कि जो अपना क्लासिकल सिस्टम है ना, जहाँ काइनेटिक थ्योरी अगर याद हो तो काइनेटिक थ्योरी आपने फर्स्ट सेम में की थी काइनेटिक थ्योरी। वहां पे ना हमारे पास ये कंडीशन आपने एक लॉ किया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक सो कि सभी को थोड़ा बहुत तो याद होगा कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास एनर्जी होती है वो ½ kT होती है। ये एनर्जी होती है फॉर 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3D में बात चल रही है, 3 डायमेंशन स्पेस है, तब यहाँ पे एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, 3 स्पेस है, 3 डायमेंशन है तो 3/2 kT हो जाएगी। ठीक है, दैट इज बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो ये कहता है कि फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो ½ kT होती है, यही होती है। तो अगर आपने एनर्जी फाइंड करनी है 3 डायमेंशन के अंदर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस चल रहा है, तो 3/2 kT हो गया। बट अब ये है कि एक मोलिक्यूल नहीं है, वहां पे n मोलिक्यूल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, n। तो इट मींस जो हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग U की वैल्यू ये आएगी। और हमने जो U की वैल्यू फाइंड की है वो आपके पास ये है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज 3/2 kT इनटू में क्या आ गया, n आ गया। यहाँ से 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, n से n कट गया, क्या बचा, 1/बीटा इज इक्वल टू kT। बस ये बचा। हमें चाहिए वैल्यू बीटा की, तो रिवर्स कर दो, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/kT आ जाएगी वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, ये हमें बीटा की वैल्यू रिक्वायर थी। अब इस बीटा की वैल्यू को हमने उठा के जो अपर इक्वेशन आई थी NP/DP वाली, वहां पे दोबारा पुट करना है, क्योंकि e रेज टू माइनस अल्फा तो हमने कल पुट कर दिया था। अब बीटा की वैल्यू पेंडिंग थी, अब बीटा की वैल्यू होती है 1/kT, आपने इस वैल्यू को वहां पे पुट करना है। अब ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने बीटा की वैल्यू 1/kT हमेशा पुट करनी है। आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू है क्या, उसको बीटा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बीटा क्या आएगा, दैट इज 1/kT आएगा। ठीक है, आप बीटा को बीटा भी रख सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो आपके पास बीटा है वो क्या है, 1/kT है। आपको जब फाइनल रिजल्ट देना है तो बीटा को 1/kT में ही लिखना है। अगर आपसे ये पूछा गया है कि टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन वगैरह दो, तो इट मींस आपने जो रिलेशन देना है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा,
दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बीटा की वैल्यू आपको 1/kt वहां पे पुट करनी होगी। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है उसके ऊपर क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया, ये टोटल बीटा की वैल्यू 1/kt आई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब इस बीटा की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर पहले देखोगे तो पहले था e⁻⁻ बीटा पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये वैल्यू थी पहले। अब बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ गया, e⁻⁻p² डिवाइड बाय 2m/kt आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई। बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, बाकी इक्वेशन क्या है, सेम है। तो ये जो अब रिजल्ट आया है ना, इसको बोलते हैं बच्चे दैट इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोमेंटम। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस साइड NP/dP आ रहा है, तो ये किसके लिए है, ये आपका मोमेंटम के लिए है। और एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, या तो वो ये बोलेगा कि फाइंड लॉ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर मोमेंटम, यहाँ आएगा एनर्जी, और यहाँ आएगा स्पीड, और यहाँ आएगा वेलोसिटी। चार हो गए, सॉरी, इन चारों में से मे भी दो मिले आपको, दो तो हैं डेफिनेटली, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर आपको एक एक मिलेगा, मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी। और तीनों को फाइंड करने का वे, इन तीनों को, मोमेंटम को, एनर्जी को और स्पीड को, सेम ही प्रोसीजर है। अब तक जो हमने किया है ना, यहां तक तो सभी को करना ही पड़ेगा। अब कहां आप क्या छोड़ सकते हो, आप जो वो इक्वेशन थी ना हमने निकाली थी, Ni इज इक्वल टू GI e⁻⁴ e⁻β ui, ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ रहा है या 8 मार्क्स में आ रहा है और उसने ये पूछ लिया कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ मोमेंटम निकालो, या आपके पास एनर्जी निकालो, या स्पीड निकालो, ठीक है, तो ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखी है, जो हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था आज से 2-3 लेक्चर्स पहले, वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसने वहीं तक पूछा कि नंबर फाइंड करो, फिर तो आपको ये डेफिनेटली इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसने पूछ क्या रखा है। ये मत कर देना कि क्वेश्चन कोई और कह रहा है और आप करके वहां कुछ और आ रहे हो, ठीक है। तो ये मोमेंटम पूछा है, चाहे उसने एनर्जी पूछी है, चाहे उसने स्पीड पूछी है, तीनों का मेथड सेम रहेगा। और स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग ये वाली जो इक्वेशन लिखी है मैंने Ni वाली, इस इक्वेशन से स्टार्टिंग होगी। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ से ना, ये वाला बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपका मेन है, यहाँ से आपकी हो रही है स्टार्टिंग। लेकिन इस स्टार्टिंग से पहले हमने एक फॉर्मूला कर लिया है, Ni इज इक्वल टू GI e⁻⁴ e⁻β ui, और ये आपने यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना है। और हमने अब कौन सा लॉ फाइंड कर लिया, मोमेंटम के लिए कर लिया। अब हमने करना है एनर्जी के लिए फाइंड, और उसके बाद में फाइंड करना है दैट इज फॉर स्पीड के लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर रखो कि ये जो आपका हमने फाइंड किया, हमने कौन सा फाइंड किया है, दैट इज फॉर मोमेंटम किया है ना। अब मोमेंटम से ही हमने एनर्जी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मोमेंटम तो हर हालत में आपको फाइंड करना है, दैट इज नॉट कि आपको एनर्जी पूछ रखा है तो एनर्जी फाइंड करोगे, मोमेंटम तो ऑलवेज फाइंड करोगे। मोमेंटम के बाद में देखो, अगर उसने एनर्जी पूछा है तो मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, अगर उसने स्पीड पूछा है तो मोमेंटम को स्पीड में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है। तो मोमेंटम तो हमेशा फाइंड करना है। इट मींस यहां तक जो हमने किया है 2 लेक्चर्स के अंदर, ये वाला जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो आपने सारा करना है। उसके बाद में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसने बोला है, या उसने स्पीड के लिए बोला है, वो आज हमने करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एनर्जी के लिए आप कन्वर्जन कैसे करोगे, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो लास्ट वाली ये आई थी, दैट इज NP/dP जो इक्वेशन ये आई थी। और इसमें क्या बोला है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटा। ये आपका मोमेंटम के लिए आपका लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, ठीक है, कहां से शुरू करना है, कहां पे आपने एंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये स्लाइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली PDF। अब नेक्स्ट PDF में देखो आपका ये दैट इज फील्ड लॉ, फर्स्ट आ गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी आ गया। अभी हमने मोमेंटम के लिए किया है, और अब हमने किसके लिए करना है, एनर्जी के लिए करना। तो इसको देख लो, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है मेरे पास कि यहाँ पे देखो,
हमारे पास जो एनपीडीपी की इक्वेशन थी, मैं एक बार बच्चे वो लिख रहा हूँ, दैट इज एनपीडीपी जो मेरे पास आया था वो था आपके पास, दैट इज एनपीडीपी की वैल्यू थी 4 पाई n 1 बाय, साथ में था दैट इज 2 पाई m kT, दैट इज 2 पाई m kT, और साथ में क्या है दैट इज 3/2। ठीक है, ये मेरे पास 3/2 है, और साथ में क्या आएगा दैट इज पी स्केयर ई रेज टू माइनस पी स्केयर डिवाइड बाय 2m kT, और साथ में क्या है दैट इज dp है। ये हमने इक्वेशन पहले फाइंड कर रखी है, क्लियर है, उसी इक्वेशन का यहाँ पे हमने यूज करना है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ये एनपीडीपी आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट क्या है, अब हमने मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आपको एक रिलेशन ये फाइंड करना है, आपको ये सोचना है कि कौन सा रिलेशन है मोमेंटम और एनर्जी के अंदर। वो हमने कल किया था कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, पी स्केयर डिवाइड बाय 2m होती है। तो यहाँ से आपके पास पी स्केयर की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, पी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 2m इंटू क्या आ गया, u। तो ये पी स्केयर की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, ये देखो यहाँ पे पी स्केयर था, मैं रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये पी स्केयर की वैल्यू तो आपने डायरेक्टली पुट कर देनी है 2mu। बट व्हाट अबाउट डीपी, अब डीपी भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। अब देखो पी स्केयर की वैल्यू है मेरे पास, पी स्केयर जो है उसकी वैल्यू है मेरे पास दैट इज 2mu, और बच्चे आपको डीपी फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव करोगे पहले 2 आगे आ जाएगा, पी आ जाएगा, और फिर इसका डीपी हो जाएगा। उसके बाद में 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, u का क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। लेकिन हमें फाइंड करना है डीपी, तो यहाँ से डीपी फाइंड करोगे तो डीपी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 2 से 2 तो कट गया, क्या आ गया मेरे पास, m du डिवाइड बाय p आ गया। अब देखो डीपी में p फिर आ गया, पर p नहीं चाहिए हमें, तो p को u में कन्वर्ट करना है। और p और u में रिलेशन क्या है, ये देखो यहाँ से, इस रिलेशन से देखो, यहाँ से अगर p फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mu। आपको हर कंडीशन के अंदर क्या करना है, जो आपके पास एनर्जी है ना, आपको उसी में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप मोमेंटम में ही रखोगे, ठीक है ना, सारा आपको एक्सप्रेशन एनर्जी में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो दैट मीन्स इस पी की जगह आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वो आ गया मेरे पास m du डिवाइड बाय पी की वैल्यू अभी फाइंड की है, वो क्या आएगी 2mu। तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू आपने दो वैल्यूज पुट करनी है। कौन कौन सी, वो वैल्यूज अब मैं ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट करूंगा। एक तो पी स्केयर की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है, पी स्केयर इज इक्वल टू 2mu, और एक डीपी की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है, और आपका रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NU DU के अंदर। बस यही काम करना है, कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे दे रखा है सारा, सोल्व कर रखा है, और बस आपको समझने वाली बात यही है कि आपको जो राइट साइड लिखी पड़ी है ना, जो राइट साइड राइट इक्वेशन है, उसको सारी को यू के अंदर कन्वर्ट कर दो, और जो लेफ्ट है वो अपने आप यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो, मैं आंसर लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास दैट इज ये आएगा NU du आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दैट इज 4 पाई n, ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय 1/2 पाई m kT रेज टू पावर मेरे पास 3/2 है। और पी स्केयर की वैल्यू देखो ग्रीन कलर के अंदर जो मैंने सर्कल बनाया है उसके अंदर पी स्केयर की वैल्यू क्या है, 2mu आ गई, e रेज टू पावर माइनस, यहाँ पे भी पी स्केयर है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या यूज करोगे, 2mu डिवाइड बाय क्या आएगा 2m/kT, और dp की वैल्यू क्या यूज करोगे, ये रही dp की वैल्यू, तो ये यूज करोगे तो क्या आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय m du डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mu। तो इसको बच्चे सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है, ये तो 2m से 2m कट जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग जो आपके पास इक्वेशन आएगी मैं आपको वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। वहां तक था थोड़ा सा, मैक्सवेल मोमेंटम स्पेस तक था, मोमेंटम लॉ तक था, ये आ गया एनपीडीपी। अब इसके अंदर आपने पी स्क्वायर की वैल्यू देखो ये पुट कर रखी है 2mu, और यहाँ पे भी पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास 2m से 2m कट जाएगा, बचेगा क्या, e रेज टू माइनस u डिवाइड बाय kT। ये देखो e रेज टू माइनस u बाय kT, और dp की वैल्यू ये होती है, ये पुट कर दी, जो मैंने ऊपर शो किया था वो यहाँ पे किया, एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है।
क्लियर है बच्चे, कोई किसी को डाउट है? अच्छा, अब क्या है ये ना, अब यहाँ पे इन्होंने तो ऐसे शो कर रखा है कि एनपीडीपी पहले आगे रखा ही हुआ है। आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ना, आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करते ही आपने एनपीडीपी को चेंज कर दो, इसको लिख दो एनयूडीयू। बस आपको इतना ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है, एनयूडीयू लिखो। जो आपकी कटिंग हो रही है, कट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ गया। अब हम इसको बोलेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना इसमें मोमेंटम है ना इसमें वेलोसिटी है, ओनली ऑन एनर्जी है। तो उसको बोलोगे ये कौन सा लॉ हो गया, दैट इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी। ये देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, कहीं पे भी आपको कोई मोमेंटम P लिखा हुआ नजर आ रहा है? P कहीं पे नहीं है, कोई स्पीड V कहीं पे नहीं है, वेलोसिटी कह लो कहीं पे नहीं है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी होगा। तो ये आपका एनर्जी के लिए लॉ आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल इजी सा ही कंसेप्ट है, जस्ट आपने डेरिवेटिव वगैरह करना है और वैल्यूज पुट करनी है। हो जाएगा बच्चे? अच्छा चलो ठीक है, फिर इसको कर लेना अच्छे ढंग से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा। अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हमने पहले मोमेंटम फाइंड किया था, मोमेंटम लॉ, और मोमेंटम से फाइंड कर लिया एनर्जी। अब दूसरा काम क्या है, इसी मोमेंटम से फाइंड करना है स्पीड लॉ, इसी मोमेंटम से ही करना है। तो जो मोमेंटम वाला लॉ था वो आपको याद रखना है, वही हमने यहाँ पे दोबारा यूज करना है। तो अब देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। ये बच्चे आपके एग्जाम, आपकी बुक के अंदर किसी अलग टाइप से किया होगा, हो सकता है जो ये जीवन संस वाली उसमें थोड़ा सा अलग कर रखा है। तो जो मैंने यहाँ पे करवाया इसी वे से कर लेना, ये इजी रहेगा। किसी बुक में एनर्जी से फाइंड किया है, एनर्जी से स्पीड में कन्वर्ट किया है, तो ये इतना डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको क्लियर है कि मोमेंटम तो फाइंड करना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में मोमेंटम फाइंड करनी है। तो अगर उसने एनर्जी पूछा तो मोमेंटम से एनर्जी फाइंड कर लो, चलो ठीक है। और अगर उसने स्पीड पूछी है तो मोमेंटम से स्पीड फाइंड कर लो, ठीक है। अब ये लेंथी प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है, पहले मोमेंटम करो, फिर एनर्जी करो और फिर स्पीड करो, ठीक है ना। तो मोमेंटम तो हर आपको कंडीशन में फाइंड करनी है, और मोमेंटम से आप एनर्जी करो चाहे स्पीड करो, वो उन दोनों का प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। अब देखो क्या है इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था मोमेंटा, उसके अंदर एनपीडीपी इज इक्वल टू ये वैल्यू आई थी, मैंने अभी ऊपर लिखी थी, ये सेम वही वैल्यू है जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था मोमेंटम स्पेस के अंदर, मोमेंटम के लिए वो वैल्यू ये थी। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, फॉर क्लासिकल आइडियल गैस हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जो आइडियल गैस होती है, काइनेटिक थ्योरी जो जहाँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने जब भी स्टडी किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस कंटेनर के अंदर गैस है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो यू किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², और इसको आप मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकते हो, p² डिवाइड बाय 2m। तो इसका मतलब p मोमेंटम और स्पीड के अंदर क्या डिस्टेंस है, यहाँ वेलोसिटी के अंदर p इज इक्वल टू mv है बस। अब ना स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम चीजें होती हैं, बस एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ एक स्केलर की बात कर रहे हैं, दैट इज स्पीड, हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। पर स्पीड को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। स्पीड लॉ अलग आएगा, वेलोसिटी लॉ आपका अलग आएगा। अगर आपको याद है तो आपने बच्चे सेकंड सेम के अंदर किया था, वहां पे भी सेम ही आया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए, और ये टॉपिक आपके सेम है। बस अब यहाँ पे चेंज क्या किया है, हमने चेंज ये किया है कि वहां पे आपने सेकंड सेम में स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है उसका थोड़ा सा यूज किया है, सारा उसी का यूज किया है। तो ये थोड़ा सा अलग वे है, लेकिन आंसर वही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहली बात तो ये देखो कि आपको लॉ जो फाइंड करना है वो स्पीड में फाइंड करना है। अब पहले वो किस में, मोमेंटम में है, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए मोमेंटम और स्पीड में क्या रिलेशन है, एम वी। तो चलो पी की वैल्यू तो आ गई कि एम वी पुट करोगे, चलो ठीक है। अब डीपी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डीपी क्या आएगा, एम की जगह एम रहेगा और वी की जगह क्या हो जाएगा, डीवी। तो ये दो वैल्यू जो मैं ग्रीन कलर के अंदर दोबारा डोनेट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, पी इज इक्वल टू एम वी और डीपी इज इक्वल टू एम डीवी। ये दोनों वैल्यूज आपने उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, और आपके पास जो आंसर आएगा
वो आएगा स्पीड लो। ठीक है, देखो अब अगर इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे तो ये रहा मेरे पास। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको देख लेना थोड़ा सा। ये आपका 4 पाई n है, और यहाँ पे आपका क्योंकि पी स्केयर था और पी की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, एम वी है, तो ये क्या आ गया, एम वी का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वेशन क्या थी, ई रेज टू माइनस पी स्केयर डिवाइड बाय 2m/kt, और पी स्केयर की वैल्यू क्या है, पी स्केयर की वैल्यू हो जाएगी एम स्केयर बी स्केयर डिवाइड बाय 2m/kt। जो कट रहा है उसको कट करने के बाद में जो आपका बचेगा वो आपका आंसर ये आ गया 4 पाई n, ये वाली वैल्यू जो है। और ये किसके इक्वल है, दैट इज एन वी डी वी। देखो मैंने साथ के साथ चेंज कर दी ना, इससे पहले जो इक्वेशन थी वो आपकी एनपीडीपी में थी, मोमेंटम में थी, लेकिन जैसे ही आपने मोमेंटम को एम वी पुट कर दिया, ठीक है, एम वी पुट कर दिया, और डीपी को आपने एम डी वी पुट कर दिया, एज सुन एज आपकी इक्वेशन पी से वी में कन्वर्ट होगी, और वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। आपने वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट के आपने जो कटिंग वगैरह करनी है, कट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका मतलब आपने मोमेंटम को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है आपको वो भी पता है। बस आपको ये पता हो उन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। वो रिलेशन क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो आपके पास पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होती है। अब उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने मोमेंटम को अगेन किस में कन्वर्ट करना है, स्पीड के अंदर, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो वो आपका रिलेशन क्या है, जो मोमेंटम होती है वो आपके पास मास इंटू वेलोसिटी क्या हो, या मास इंटू स्पीड होती है, इसका यूज करोगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा एन वी डी वी, एंड दैट इज द किसके लिए आ गया, ये आपके पास आ गया, दैट इज फॉर योर स्पीड लो। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो अभी। ये आपके तीनों लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट वन मोमेंटम लो, सेकंड वन आपका एनर्जी लो, और थर्ड वन आपका स्पीड लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो यहाँ पे। ठीक है, अभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब ना ये थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, इससे आगे जो 2 स्लाइडें आएंगी वो अच्छे ढंग से देख लो। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये तो एनवीडीवी आ गया, लेकिन अगर आप ऐसे करो कि आप एनवीडीवी में, चलो एनवीडीवी आपने फाइंड करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आपने एनवीडीवी जो है उसको टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स थे उससे डिवाइड कर दिया, तो वो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर आपने एनवीडीवी को वी से डिवाइड कर दिया तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। देखो चलो पहले मैं यहाँ पे शो करता हूँ कहाँ पे है ये आपके पास, दैट इज ये देखो मेरे पास, दैट इज यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड लाइंग बिटवीन v टू v प्लस dv। अगर हम ये करें कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ इस रेंज के अंदर आ रहे हैं v से लेकर v प्लस dv, तो इसका मतलब जो इस साइड n था उससे आपको डिवाइड करना। ये तो टोटल था ना, आपको एक छोटे से इंटरवल में फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को n से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अगर उसको n से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फिर n से डिवाइड करने के बाद में जब इस चीज को आप n से डिवाइड करोगे तो फिर मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे देखो सिंपल है कि ये टोटल सारा आ गया इतना। अब आपने क्या किया, उस एनवीडीवी को n से डिवाइड कर दिया, फिर वो एक इंटरवल में चला गया कि p से लेकर v से लेकर v प्लस dv के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो आपके पास ये आ जाएगा एनवीडीवी डिवाइड बाय n। अच्छा अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं कह रहा हूं मेरे पास टोटल 18 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो किस रेंज के अंदर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं v से लेकर v टू v प्लस dv, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो 6 में अपर लिखूंगा, 18 में नीचे लिखूंगा। इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बच्चे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। तो इट मींस ये एनवीडीवी डिवाइड बाय n क्या है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्टिकुलर सिस्टम या पार्टिकुलर स्टेट, उसकी ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई एनवीडीवी डिवाइड बाय n। इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप प्रोबेबिलिटी बोलोगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर टोटल मेरे पास 18 है उसमें से 6 आपके इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, कौन सी रेंज, v से लेकर v प्लस dv,
तो 6/18 क्या होता है, वो दैट इज प्रोबेबिलिटी होती है ना। इट मींस ये NVDV डिवाइडेड बाय n क्या है, दैट इज आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर जो इंटरवल आपने कंसीडर किया उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बच्चे, तो अब क्या है, चलो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, नेक्स्ट है ये रहा, यहां तक आ गया। अब ये PVD प्रोबेबिलिटी में चेंज हो गया ना, जो NVDV हमारे पास पहले था NVDV डिवाइड बाय n था, अब वो इसको तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, PVDV में कन्वर्ट हो गया। तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PVDV, आगे आपकी इक्वेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इक्वेशन है। कोई प्रॉब्लम है बच्चे, क्लियर है? अच्छा अब देखो, तो ये मेरे पास PVDV की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है आपने, अब आपने जो, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो अच्छे ढंग से, देखो ये इक्वेशन जो मैंने अभी रेड बॉक्स के अंदर लिखी है, इस इक्वेशन को देखो एक बार, ये इक्वेशन जो है, अब इसमें dv इस साइड भी है, dv इस साइड भी है, जो बचा वो क्या होगा, PV होगा ना। और इस PV को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको बोला जाता है दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जैसे आपने वेव फंक्शन सुना होगा, 12th में जरूर सुना होगा, वैसे आपका वेव फंक्शन जो है वो 3rd सेम में आता है, टोटल आपके टोटल बुक की आएगी, टोटल सेम ही उसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो वो जो वेव फंक्शन होता है ना, उसके पास सारी वेव के बारे में नॉलेज होती है कि उसकी एनर्जी क्या है, उसकी मोमेंटम क्या है, कोई भी अगर हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उस वेव फंक्शन के पास होती है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई गैस कंटेनर है, गैस सिस्टम है, आपको अगर उसके बारे में कोई नॉलेज फाइंड करनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है, कुछ भी फाइंड करना है, वो आपको इस फंक्शन से पता चलता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इससे आप एनर्जी वगैरह फाइंड कर सकते हो, पर उसको हम मोल्ड कर देते हैं अलग फॉर्म के अंदर, हो जाती है इससे फाइंड, थोड़ी सी लेंथी होती है बट फाइंड हो जाती है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसकी फिर वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लो, इस डीवी से इस डीवी को कट कर दो, कट नहीं करना होता, छोड़ देना होता है, बाकी जो बचेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, पीवी। और इस पीवी को बच्चे आपने याद रखना है, बाकी तो टॉपिक आपका इकट्ठा आएगा, सारा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे आपका टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली आया कि व्हाट इज द फाइंड द डेरिवेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, देन आपको ये वैल्यू जो है, जो अभी मैंने बॉक्स के अंदर लिखी है, ये अगर आपको याद होगी आप तभी फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज वो आगे वाले 8 मार्क्स जो है वो चले जाएंगे, वो वैसे नहीं सॉल्व होगा। आपको पीवी की वैल्यू कंपलसरी है, आपको पीवी डीवी कह लो चाहे पीवी की वैल्यू कह लो, इन दोनों की आपको वैल्यू आनी चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे हैंड रेज कर लो, नहीं तो आपका जो स्पीड लो है वो आपका कंप्लीट है, आपका एनर्जी लो है वो भी कंप्लीट है, आपका मोमेंटम लो है वो भी कंप्लीट है कोई प्रॉब्लम बच्चे, क्लियर है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास एवरेज स्पीड और मीन स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए और रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आपने क्या करना है, आपने वहां पे डेरिवेशन फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड देखो, पहले तो हमें देखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक गैस कंटेनर है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब सब मॉलिक्यूल्स की आपके पास स्पीड सेम तो होगी नहीं, कोई V1 से मूव कर रहा है, कोई V2 से मूव कर रहा है, कोई V3 से, कोई Vn से, और टोटल आपके पास जैसे मान के चलो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, एक V1 से मूव कर रहा है, एक V2 से मूव कर रहा है और एक V3 स्पीड से, और अगर उनकी एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट एवरेज स्पीड इज द स्पीड बाय विच एवरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। यहां पे ये कह सकते हो द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद विच दे आर मूविंग। ठीक है ना, कोई गैस कंटेनर है तो एवरेज स्पीड कौन सी होगी, एवरेज स्पीड
उस मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड है जिससे वो मूव कर रहे हैं। मान के चलो कोई 5 से मूव कर रहा है, कोई आपका 6 से मूव कर रहा है, कोई 7 से मूव कर रहा है, कोई फिर 6 से मूव कर रहा है। तो इनमें जो एवरेज बनेगी इन सभी का एडअप करके वो जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द एवरेज स्पीड पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जो एवरेज स्पीड वो मॉलिक्यूल पोजेस करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को तो एवरेज स्पीड बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये आपके पास है एवरेज स्पीड। किसको बोलोगे? अब एवरेज स्पीड फाइंड कैसे करनी है ये चीज देखो। अगर आपने एवरेज स्पीड या कोई भी स्पीड फाइंड करनी है तो उसका लगभग मेथड सेम रहेगा बच्चे। अब इसमें मेथड आपके पास क्या है ये देखो मेरे पास। पहली बात तो यह है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो याद रखना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था पीवी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड करनी है ना, सॉरी स्पीड। तो किसकी स्पीड, किसकी एवरेज निकालनी है? आपने एवरेज निकालनी है वी की। तो आपको कौन सा इंटीग्रेशन यूज करना है? इंटीग्रेशन पीवी डीवी तो आपको यूज करना है यहाँ पे, लेकिन जिसकी एवरेज निकालनी है वो आपको आगे लिखना है। वी की एवरेज निकालनी है तो वी आपको आगे लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे? जो स्पीड होती है ना वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन नहीं होती। आपको बोल दिया कि कोई चीज यहां से शुरू हुई है, आपको बोला कि वो 10 किलोमीटर या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अब किस साइड भी जाए ये तो मैटर नहीं करेगी। जहां से शुरू हुई है जीरो से, हम सोचेंगे इस साइड गई है, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट होगी। या यहाँ से शुरू हुई है इस साइड गई है तो भी जीरो से इनफाइनाइट होगी। यहाँ से शुरू हुई है इस साइड गई है तो भी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट होगी। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में आपको ये वहां पे आपको मेंशन करना होता है कि वो आपका पार्टिकल, वो आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो किस एक्सिस में गया है। पॉजिटिव में गया है तो आप बोलोगे कि जीरो से इनफाइनाइट हो रहा है जी। अगर वो नेगेटिव में गया है तो जीरो से माइनस इनफाइनाइट में जा रहा है, तो वहां पे लिमिट आपकी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। लेकिन स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वहां पे जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। तो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकती है स्पीड, तो जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपने ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है जीरो से इनफाइनाइट। ये आपका वी एवरेज का वैल्यू है। अगर मान के चलो आपको कोई बोले कि वी स्क्वायर फाइंड करो, वी स्क्वायर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीरो से इनफाइनाइट। पीवी डीवी तो आपने यूज करना है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी स्क्वायर आगे लिख लो, बस ये चीज है। अब इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करना है ये तो इजी है। अब इसमें कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है कैसे फाइंड करना है। ये देखो, अब ये v था, अब पीवी डीवी की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के इसमें पुट कर दी, तो ये मेरे पास एक v यहाँ था और ये v स्क्वायर था, यहाँ पे v स्क्वायर है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो गया? v क्यूब हो गया। जो वैल्यू कांस्टेंट थी वो हमने बाहर निकाली, ये वाली वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ गई। अब ये इंटीग्रेशन बचेगा, ये वाला इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट वी क्यूब ई रेज टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kT। और ये इंटीग्रेशन कैसा है? जो मैंने कल लिखवाया था, जीरो से इनफाइनाइट एक्स रेज टू एन ई रेज टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब सिचुएशन ये चेंज होगी कि जीरो से इनफाइनाइट वी रेज टू एन है, ई रेज टू माइनस एल्फा वी स्क्वायर है, और साथ में क्या है? डी वी है। और इसका क्या फॉर्मूला था? गामा एन प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू एल्फा रेज टू एन प्लस वन बाय टू। और ये आपका होमवर्क है, आपने घर पे खुद इसको सॉल्व करना है कि इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आएगी। ठीक है, टोटल जो वैल्यू है सॉल्व करके देख लेना। आगे जो पार्ट बचेगा वो मैं खुद करवा दूंगा, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन की वैल्यू क्लियरली आपको दिख रही है 3 है, एन की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 4 हो गया ना, तो ये आ गया 4/2। और डिवाइड बाय क्या आ गया? 2 इंटू एल्फा की वैल्यू क्या है? m डिवाइड बाय 2 kT, और उसकी पावर भी फिर क्या आएगी? 4/2। अच्छा, ये आपको नहीं बताया मैंने कि ये इस चीज को कैसे सोल्व करोगे। अच्छा देखो इसको, अगर आपको ये गामा 4/2 है तो कट करके गामा 2 आ गया। अब मैंने आपको बच्चे बोला हुआ है कि आपने एक माइनस करके लिखना। अच्छा, एक माइनस करके लिखोगे, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 पे आपने रुक जाना है, इसमें रूट पाई वगैरह नहीं आता होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान के चलो गामा आपने 5 फाइंड करना है, तो गामा 5 का जो आंसर आएगा ना, 5 में से 1 माइनस करो, कितना आया? 4। 4 में से 1 माइनस करो 3, 3 में से 1 करो
टू में से 1 करो 1, ये आपका मेथड रहेगा। लेकिन इसमें रूट पाई नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं जाएगी, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 तक आके स्टॉप हो जाएगी। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपके पास गामा होता है ना, गामा ऑफ n जो होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक बार इसको सॉल्व कर लेना, बाकी इसका डिस्कशन हम कल दोबारा क्लास के अंदर इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये किस टाइप से सॉल्व हुआ है। लेकिन एक बार ये मैंने 2-3 बार तो इसको फॉर्मूला आपको अप्लाई करवा दिया है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। और ये जो फैक्टोरियल वाला केस रह गया वो फिर कल मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लेना। ठीक है बच्चे, थैंक यू।